और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राज्य में चल रहे बजट सत्र की। तो तीसरा दिन भी पिछले 2 दिन की तरह काफी हंगामेदार रहा। दोनों जगह, चाहे सदन की बात करें, सदन की बाहर की बात करें, सत्ता पक्ष घिरा हुआ नजर आया। विपक्ष ने सदन के अंदर जहां गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया, तो सदन के बाहर हरीश रावत ने आवाज बुलंद की। शराब कांड को नरसंहार बताते हुए इसके लिए सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले पुलिस ने हरीश रावत को रिस्पना पुल के पास ही रोक दिया था और रावत वहीं धरने पर बैठ गए। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब कांग्रेस पूरी तरह से सरकार को घेरने के मूड में है और कम से कम जो सदन शुरू हुआ है, जो सत्र शुरू हुआ है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि चाहे जहरीली शराब का मामला हो और आज गन्ना की राशि के भुगतान का मामला था, उसे पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। शराब को भी सरकारी संरक्षण प्राप्त है। 36 लोग उत्तराखंड में और 100 के करीब लोग उत्तर प्रदेश में मर गए हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। तो इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, मेरा मानना है बिना सरकारी संरक्षण के ये नहीं हुआ है। तो ऐसे जिम्मेदार लोगों को जाना चाहिए। तो देहरादून में हरीश रावत प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, तो राज्य भर में कांग्रेस कार्यकर्ता भी धरना देने पहुंच गए। यही नहीं, मतभेद भुलाकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर हरीश रावत की मांगों का समर्थन किया। प्रदेश के किसानों की एक ज्वलंत समस्या है कि विगत 2 वर्षों से उनके गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है। और सरकार गठन के बाद जब पहला बजट सत्र हुआ था, उसमें सरकार ने श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गन्ना किसानों से ये वादा किया था कि 15 दिन के उनके गन्ना भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए आज ये धरना यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो किसानों की गन्ना के जो बकाया भुगतान की मांग जहां कांग्रेस कर रही, बीजेपी का कहना है कि पूरी तरह से नाटक है। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार बनती सबसे पहले किसानों को कांग्रेस के कार्यकाल का बकाया भुगतान किया गया। जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, गन्ना किसान दर दर भटक रहे थे, दे नहीं रहे थे, मिला ही नहीं उनको कुछ। इनके जमाने के ड्यूज जो भी थे वो हमारी सरकार ने पूरे के पूरे पेमेंट किए हैं अभी। तो काफी हंगामा सदन में विपक्ष ने किया और नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की, जिसे स्पीकर ने मंजूर नहीं किया। हालांकि स्पीकर नियम 58 के तहत चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन इस पर कांग्रेस विधायक नहीं माने और हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद कांग्रेसी विधायक हरीश रावत धरने पर बैठ गए। अभी करो, गन्ने का भुगतान करो, किसान विरोध नहीं करो, गन्ने का भुगतान करो, आज करो, अभी करो। और कांग्रेस के हंगामे पर सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रही। गन्ना किसानों से संबंधित सारे विषय को लेकर माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने उसको कार्यस्थगन के रूप में नियम 58 में स्वीकार करते हुए और उस पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा कराने की बात कही। लेकिन विपक्ष जो हाउस चलाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने किसी भी बात को ना मानते हुए और भाई। तो जहां कांग्रेस सरकार को घेर रही थी, तो वहीं सत्ता पक्ष के 3 विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के कार्यालय के बाहर धरना दिया। उनका कहना है कि हरीश रावत गन्ना किसानों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके विधायक सदन के अंदर गन्ना किसानों पर बहस ही नहीं करने देना चाहते। अभी करो, गन्ने का भुगतान करो, किसान विरोध नहीं करो, गन्ने का भुगतान करो, आज करो, अभी करो, गन्ने का भुगतान करो, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो साल 2019-20 के बजट से पहले वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि साल 2017-18 में राज्य की विकास दर 6.82% रही, जिसका साल 2018-19 में 7.03% रहने का अनुमान है। वहीं सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2017-18 में 2,14,933 करोड़ है, जो 2018-19 में 2,37,147 करोड़ रहने का अनुमान है। वहीं आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में उधम सिंह नगर पहले, देहरादून दूसरे और हरिद्वार तीसरे स्थान पर है, जबकि 13 जिलों में बागेश्वर सबसे नीचे है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 1,10,000 गरीब परिवार अभी ऐसे हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है।
हमारे राज्य के अंदर जो राज्य की विकास की दर है वो 2017-18 के अनंतिम अनुमान के आधार पर 6.82 थी और ये आर्थिक विकास की दर में वृद्धि हुई है 18 और 19 में वो 7.03% वृद्धि। तो जनता के मुद्दे उठाने के लिए सदन की कार्रवाई चलती, लेकिन जनता सड़क पर परेशान है। दरअसल रूट डायवर्जन सही तरीके से नहीं किया गया। कल भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे लोग परेशान हैं और आज की भी तस्वीर देखिए कि यहां पर रास्ते सही तरीके से निर्धारित नहीं किए गए, जिससे स्कूली बच्चे, आम लोग और मरीज जिन्हें समय पर अस्पताल पहुंचना है वो भी जाम में फंसे हुए हैं। और अब बात करेंगे जहरीली शराब कांड की। तो शराब से हुई मौत पर हाईकोर्ट ने अपना सख्त रुख दिखाया है और राज्य सरकार से 10 दिन के अंदर एक्शन टेकन कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, अदालत ने सरकार से पूछा है कि अगर इस मामले में कोई अधिकारी दोषी है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई। रुड़की में हुए शराब कांड के बाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी और इसी मामले पर सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। तो इस पूरे मामले के एक हफ्ते बाद अब सरकार को पीड़ितों की याद आई। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या बालूपुर गांव पहुंचे। उन्होंने जहरीली शराब से मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री जब यहां पहुंचे तो लोगों में गुस्सा भी साफ तौर पर नजर आया। बालूपुर के बाद बिंदु खड़क और भलसुगाज गांव भी गए यहां और पीड़ितों से मुलाकात की, लेकिन लोगों में गुस्सा था कि सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और नतीजा अब सबके सामने है। अब पीड़ा तो हमारे भी दिलों में है। तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को। मैं अपनी जिम्मेदारी का एहसास हमें होना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि हमें समय पर आना चाहिए था, मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं आज आया हूँ और ग्रामीणों के अंदर जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, जो रोष है, स्वाभाविक है और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ पर मौतें हो चुकी हैं और इतना कई परिवार यहाँ पर अभी भी हमारे कुछ लोग वहाँ पर जीवन। और अगली खबर जो दिखाने जा रहे हैं और भी ज्यादा हैरान करने वाली, क्योंकि 38 लोगों की मौत के बावजूद भी राज्य में अवैध शराब की भट्टियां चल रही हैं। हरिद्वार जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। आबकारी विभाग और पुलिस ने आज भी अवैध शराब बनाने वाली कई भट्टियों को तोड़ा है। कई गांव में ये कार्रवाई की गई है। तो हैरानी की बात है कि कोई भी शराब माफिया टीम के हत्थे नहीं चढ़ पाया। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जब कार्रवाई, इतनी धरपकड़ हो रही थी तो भट्टियां कैसे चल रही थी और जो लोग इसको संचालित कर रहे हैं आखिर वो कैसे टीम के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाते हैं। एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य स्वराज पाल ने जहरीली शराब कांड में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। और जहरीली शराब पीने के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं उनके परिवारों से मिलके आई। उनके परिवार बहुत गरीब है, वो सब लगभग मजदूर आदमी थे जो मरे। और बड़ी खबर देहरादून से, सीबीआई कोर्ट ने आज आय से अधिक संपत्ति के मामले में 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी श्वेताब सुमन को 7 साल की सजा सुनाई है और साथ में 3,50,70,000 का जुर्माना भी लगाया है। ये वही जुर्माना है जिसे गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई थी और उन राशि को वसूलने के लिए ही जुर्माने के तौर पर ये रकम लगाई गई है और जुर्माना नहीं देने पर 18 महीने का अतिरिक्त कारावास भी झेलना होगा। तो एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी के खिलाफ 7 साल की सजा और 3,50,70,000 के जुर्माने का ऐलान किया है। कांग्रेस के कुनबे में एक और संकट आज खड़ा हो गया जब श्रीनगर से कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए। गोदियाल का आरोप है कि उन्हें बैकफुट पर धकेलने के लिए एक दवा व्यवसायी की कांग्रेस में एंट्री की कोशिश हो रही है। ऐसे में गोदियाल ने इंदिरा हृदयेश पर सत्ता पक्ष के साथ साठगांठ का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी से लड़नी है, वहां तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। कितना खेदजनक है और कितनी शर्मनाक बात है। अगर मैं इस जगह पे रहूं तो मैं तो त्याग पत्र दे दूं अपने पदों से। मुझे उस पद पर बैठने का फिर अधिकार नहीं है। जब ये बात ये राजनीतिक क्षेत्रों में इस बात की चर्चा है। पिछले 2 बजट, ये तीसरा बजट है,
पिछले 2 बजट और ये इस बजट में सदन में जो महत्वपूर्ण बातें थी, आबकारी नीति थी, उस पर इनका रोल क्या था? अब उन्होंने क्या कहा मैंने तो सुना नहीं, अब मैं उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती। वो किस बात से नाराज है मुझे ये भी नहीं पता। नहीं, उन्होंने कहा कि नेता पद से इस्तीफा देना चाहिए। और ठीक है, अब उनके कहने। तो कांग्रेस आपस में ही उलझी है और बीजेपी प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी में जुटी है। तो कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं रुद्रपुर और इसके लिए यहां पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। पीएम मोदी यहां 3400 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे, साथ ही एक रैली को संबोधित भी करेंगे। और इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने विधायकों के साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है और प्रदेश स्तरीय पार्टी के 6 वरिष्ठ पदाधिकारियों को रैली की व्यवस्था को लेकर समन्वयक जिम्मेदारी दी गई है। जबरदस्त असर रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये मिलानी क्षेत्र है। सामने की सड़क 2 हिस्सों में बांटती है रुद्रपुर में, इधर को उत्तर प्रदेश लग गया और यहाँ को हमारा उत्तराखंड लग गया है। इस तरह से दोनों क्षेत्रों में जबरदस्त असर रहेगा। उत्तराखंड के लिए जो 3400 करोड़ से भी ज्यादा की योजना किसानों के लिए और युवकों के लिए यहाँ पर घोषित करने, उसको शुरुआत करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं, वो उत्तराखंड में कायाकल्प कर देगी। प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो अधिकारियों ने 31वीं वाहिनी पीएसी में बने हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक फ्लीट की रिहर्सल भी की है। इसकी मॉनिटरिंग खुद पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार कर रहे हैं। की सुरक्षा के मद्देनजर जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए सुदृढ़ फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था की है। आज हमने उसकी ब्रीफिंग और रिहर्सल और डीब्रीफिंग भी की है और मुझे विश्वास है कि ये विजिट हम शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। और प्रधानमंत्री कल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी जा सकते हैं, जिसकी तैयारियों के लिए कालागढ़, रामनगर और यूपी के बिजनौर जिले में प्रशासनिक अमला मुस्तैद है। तो प्रधानमंत्री कालागढ़ के पास बिजनौर जिले के इस्लाम नगर के भिक्कावाला स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां आज वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने उतरने का अभ्यास किया है। और अब बात हवाई सेवा की, जो काफी कवायद के बाद शुरू तो हुई, लेकिन शुरू होते ही गंभीर सवालों में, आरोपों में घिर गई। पिथौरागढ़ के लिए शुरू की गई हवाई सेवा फिलहाल यहां के लोगों को धोखा ही लग रही है। हेरिटेज एविएशन ने पिथौरागढ़ पहुंचने वाली सभी रूट की फ्लाइट्स 18 फरवरी तक के लिए रद्द कर दी है और उड़ान रद्द होने से वो यात्री खासे नाराज है जिन्होंने टिकट पहले ही बुक करा लिए थे। दरअसल शनिवार को पंतनगर से पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद हेरिटेज एविएशन के विमान का हवा में दरवाजा खुल गया था, जिसके बाद एविएशन ने 13 फरवरी तक की फ्लाइट रद्द की थी और अभी तारीख बढ़ाकर 18 फरवरी कर दी गई है। अच्छा संदेश नहीं जा रहा और अच्छा महसूस भी नहीं हो रहा। मुझे खुद अच्छा महसूस नहीं हो रहा क्योंकि 65 दिन के मौन व्रत के बाद जब मैंने मौन व्रत तोड़ा था तो इसलिए तोड़ा था कि एक नियमित सेवा हमें मिल गई है, लेकिन चूंकि वो नियमित नहीं है इसलिए हम फिर से आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं और इस बार पूरी जनता आंदोलन करेगी क्योंकि ये एक धोखेबाजी सा प्रतीत हो रहा है। और राज्य की बेलगाम अफसरशाही की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां खुद सत्ताधारी पार्टी के विधायक अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी एक पुल की मांग पर पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में जमीन पर बैठ गए। हालांकि इस दौरान अधिकारी के कान में जूं तक नहीं रेंगी और अधिकारी अपने ही अंदाज में काम करते रहे। पूछिए जरा, हमने कभी आपके वहां फोन किया एक आदमी का ट्रांसफर कर दीजिए? देखिए, इस प्रदेश में सरकार से लेकर के शासन प्रशासन पूरा बेलगाम हो रहा है। कोई किसी नाम की कोई चीज इस प्रदेश में नहीं रह गई है, जिसका जीता जाता उदाहरण आपने देखा होगा। वर्तमान सरकार के कालखंड में जो इस प्रकार के ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर चीजों को लटकाए रखने की जो परंपरा है उसमें बहुत कमी आई है। खटीमा में एक बार फिर शिक्षक का बेरहम चेहरा देखने को मिला। मामला राजकीय प्राथमिक स्कूल गोसीकुआं का है, जहां 4वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्र को हिंदी की मात्राएं याद नहीं थी, जिसके बाद शिक्षक ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। बच्चे के कान और आंख के पास गंभीर चोट आई है। हमारा नाती गया था तो मास्टरनी ने पढ़ाती होगी, कोई भूल चूक बच्ची से हो जाती है तो उसे डंडे से मारा है और डंडे से मारती, हाथ पैर पे मारती, कोई परेशानी हमें नहीं थी, उसकी आँख फूटने से बची है। ये सब में मैं पढ़ना नहीं चाहती बच्चों में। अभी तो मेरे को जनवरी के महीने में तो मैंने ज्वाइन, अरे नहीं सर, ये सब है। चमोली के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से स्वीकृत सड़क अभी तक नहीं बन पाई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी दी है और कहा है कि जल्द से जल्द उनके इलाके में सड़क बनाई जाए, वरना वो मतदान का बहिष्कार कर देंगे।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं बद्रीनाथ के आसपास की बेहद सुंदर तस्वीरें। बीते दिनों भारी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद एक बार फिर से बद्रीपुरी बर्फ से ढक गई है। जरा देखिए आप ये तस्वीरें, जहां पूरी तरह से हर एक चीज बर्फ में ढकी हुई नजर आ रही है। तो बेहद खास तस्वीरें आपके लिए। आप देख सकते हैं कि केदारनाथ की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां भी बर्फबारी हुई है। और ये तस्वीरें हैं बद्रीनाथ की, जहां बर्फबारी ने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दी है। बर्फबारी के बाद रुद्रप्रयाग के सुंदर और मनोहरम हिल स्टेशन चोपता दुग्गल बिट्टा भी पर्यटकों से गुलजार है। समुद्र तल से 9,515 फुट की ऊंचाई पर बसे चोपता दुग्गल बिट्टा को वैसे ही यहां पर खूबसूरती के लिए जाना जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड इसे कहा जाता है। तो इसकी इन दिनों बर्फबारी के बाद खूबसूरती और ज्यादा निखर गई है, जिसकी वजह से पर्यटक काफी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही।